हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज फिर से आप लोगों का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो कोई नया वीडियो नहीं है, ये वीडियो कल का ही पार्ट है। कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया था जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डील किया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं डैट मीन्स कल आप लोगों ने वो वीडियो देखा है, तभी इस वीडियो को आप आगे आए हैं देखने के लिए। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले जा कर के आप लोग वो वीडियो देखिए और तब इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने से, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कल भी यही बात कहा था कल के वीडियो में भी, और खुद से पहले सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपके लिए बहुत यूज़फुल हो रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन, जिसमें पहला नंबर है बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना करके डिफरेंस बिटवीन किया है, और बगल में आपको दोनों का बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का फोटो लगा हुआ है, पिक्चर लगा हुआ है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं। तो पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल्स। सिंपली बाइनरी का मतलब ही होता है दो, और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो जब एक इंडिविजुअल या एक कोई ऑर्गेनिज्म टूट के दो इंडिविजुअल में चेंज हो जाए, तो इस तरह के फिजन को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। ये भी नाम से क्लियरली हो रहा है, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर ढेर सारे इंडिविजुअल में टूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स मल्टीपल इंडिविजुअल्स। सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और क्या बनाता है, दो न्यूक्लियाई बनाता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, अ सिंगल न्यूक्लियस डायरेक्टली डिवाइड्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स, और इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। थर्ड पॉइंट है, इट अकर्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये जो होता है ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर में होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन इट टेक्स प्लेस ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन लाइक द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल सिस्ट। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जनरली क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने बॉडी के ऊपर एक सिस्ट बना लेता है, देन उसके अंदर में ये सारा प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोगों ने बुक में पढ़ा है प्लाज्मोडियम में ऐसा होता है। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म्स टू इंडिविजुअल। देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दो इंडिविजुअल बनाता है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जो कि हम लोग क्लास 9 में मियोसिस एंड माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म डायरेक्टली फॉर्म्स मल्टीपल इंडिविजुअल, और इसमें जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो मल्टीपल इंडिविजुअल्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, बाइनरी फिजन का, एंड मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट बी नंबर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस लिखना है, जिसमें एक तरफ मैंने मेटल का कॉलम बनाया है, दूसरी तरफ नॉन मेटल का। मेटल का पहला पॉइंट है, दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। जितने भी मेटल्स होते हैं उसका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी अपीयरेंस होता है। शाइनी मतलब चमकदार, तो जिसको हम लोग मेटालिक लस्चर भी बोलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्चरस होते हैं। नॉन मेटल्स का डल अपीयरेंस होता है, मतलब वो नॉन लस्चरस होंगे। नेक्स्ट है, मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। जबकि अगर हम लोग नॉन मेटल्स का बात करें तो दे कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड में जैसे कि कार्बन है, गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और लिक्विड के फॉर्म में एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड के फॉर्म में है, जो कि ब्रोमीन है। तो ये क्वेश्चन आता है, नेम दी ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट। मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड सोनोरस। तो मैलिएबल, डक्टाइल और सोनोरस क्या होते हैं, तो मैलिएबल का मतलब होता है जिसको हम लोग हैमर से पीट पीट के क्या कर सकते हैं, पतले शीट्स में बदल सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसका बक्सा बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, उसको हम लोग खींच करके क्या वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से हम लोग बहुत सारे वायर्स बनाते हैं, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। ये सोनोरस होते हैं, मतलब अगर हम लोग मेटल्स को कहीं पे भी पटकेंगे कोई भी रफ सरफेस पे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल का, तो दे आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। ना ही तो ये मैलिएबल होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं, और ना ही तो ये सोनोरस होते हैं। मेटल्स यूजुअली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, जबकि अगर हम लोग नॉन मेटल्स का बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। कोई भी मेटल होता है तो उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो हम कह सकते हैं ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर हम लोग इधर देखिए इसका जस्ट उल्टा नॉन मेटल्स का, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 5 6 7, इसीलिए से अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये नेगेटिव आयंस बनाता है। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कुछ एग्जांपल यहाँ दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मेटल्स हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल्स हैं। अगर हम लोग इसको आयंस के फॉर्म में समझें तो हम समझ सकते हैं ईसी करना आना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने लिया है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका ईसी करेंगे तो 281। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारा एनर्जी उसमें लगेगा, डेट्स वाई अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज हुआ तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस हो गया, तो क्या बना? सोडियम आयन। कैसा आयन? पॉजिटिव आयन। उसी तरीके से हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, अगर इसका इसी करेंगे तो 2 और 6 आएगा। अब इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ले करके ये क्या आयन बनाएगा? तो माइनस आयन, लेकिन -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। तो डेट्स वाई ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो जाएगा और चार्ज माइनस हो जाएगा, और सोडियम का वैलेंसी +1 हो जाएगा। तो 1 हमें शो करना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑन ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस। तो आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड दोनों को मैंने एक बॉक्स में बना के लिख लिया है, जिसमें पहला पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड का, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 एटम टू द अदर। आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ क्या होगा? ट्रांसफर होगा, तो जिससे क्या होगा? आयंस का फॉर्मेशन होगा, एक के ऊपर प्लस आयन और एक के ऊपर नेगेटिव। ये हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कैसे होगा। तो सिंपली हम लोग को बस डेफिनेशन यही याद करना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो लूज होगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा? दे आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। इसमें ना ही तो लूज होता है इलेक्ट्रॉन और ना ही तो गेन होता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसमें कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड, दीज आर फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आयोनिक कंपाउंड बनने के लिए दो में से एक का मेटल और दूसरे का नॉन मेटल होना कंपलसरी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस में कि मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मीन्स दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन, एंड ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज दे गेन देयर इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट कंपाउंड, दीज आर फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स के एटम के बीच में होगा। Ionic compounds are soluble in water, but covalent compounds are soluble in organic solvents. Organic solvent मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, डेट मीन्स बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होगा, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होगा। आयोनिक कंपाउंड जब इसमें दो आयन्स है प्लस और माइनस, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because they have charge, positive and negative charge, but in covalent compound there are absence of charge, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई आयंस नहीं है, so they are bad conductors of electricity। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आयोनिक कंपाउंड का। अगर हम लोग आयोनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl कैसे बना है? अगर हम लोग देखते हैं Na 11 नंबर पे आता है, इसका EC करेंगे तो 281, और क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, इसका EC करेंगे 287। ये मेटल है सोडियम, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। अभी हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बन सकता है। तो अगर हम लोग सोडियम के बाहर में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 1 है, और क्लोरीन के बाहर में कितना है? 7 है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हम लोगों ने डॉट से एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और क्लोरीन के बाहर में ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ऐसे डोनेट कर दिया, दे दिया, मतलब सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अभी जब सोडियम एटम था तो इसका EC था 281 और क्लोरीन का था 287।
इनके बीच में प्लस का साइन, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो सोडियम ने केमिकल रिएक्शन के दौरान अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और किसे दे दिया, क्लोरीन को। तो रिएक्शन के दौरान सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया एंड क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो बना क्या, सोडियम प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस, यानी कि ये जो सोडियम क्लोराइड बना है ये भी आयंस के, तो यहाँ पे सोडियम का EC हो जाएगा 2 और 8 और क्लोरीन का EC हो जाएगा 2, 8, 8। और ये जो कंपाउंड बनेगा इनके ऊपर चार्ज है, आयंस है, डेट्स वाई दिस इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड और इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का, अगर हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल है मीथेन। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मीथेन। इसका फार्मूला होता है CH4। तो कार्बन एक है तो कार्बन को हमने बीच में लिख लिया, और कार्बन का अगर EC करे तो 6 नंबर पे आता है, तो 2 और 4, यानी कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से इस तरीके से दिखा देंगे। और टोटल कितने हाइड्रोजन है फार्मूला में, 4, तो यानी कि 4 हाइड्रोजन है। तो चारों तरफ से हम लोग ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हाइड्रोजन ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1, तो इसका EC करेंगे तो 1, यानी कि इसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस से हमने ऐसे दिखा दिया। अब जब हम लोग इसको, हम लोगों को पता है कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग से तो कार्बन अपना डुप्लेट रूल को कार्बन अपना ऑक्टेट रूल पूरा करता है एंड हाइड्रोजन अपना डुप्लेट रूल पूरा करता है। मतलब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वो K शेल में है, सिर्फ K शेल में उसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है और K का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है। तो K को डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, बट वो गेन ना करके अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। बट यहाँ पे हम लोगों को पता है ना ही तो लूज का कॉन्सेप्ट है और ना ही तो गेन का कॉन्सेप्ट है। तो हाइड्रोजन बोलेगा ना ही तो हम लूज करेंगे और ना ही हम गेन, वो क्या करेगा, शेयरिंग। तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। अभी सॉरी, वो कार्बन से अपना, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर किया है और इस तरीके से हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट पूरा किया, इसने भी, एंड लास्ट वन इसने भी। अब बचता है कार्बन। कार्बन का ऑक्टेट रूल है, तो ऑक्टेट 4, तो इसने लूज नहीं किया था कार्बन, 4 ये चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर करा था, मतलब ये अभी इसके पास है, ये भी यूज़ कर सकता है और हाइड्रोजन भी। देन ये बोलेगा हम तुम लोग को 1-1 अपना इलेक्ट्रॉन दिए, तो हम भी क्या करेंगे, तुम लोग से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। बराबरी का कॉन्सेप्ट है, इक्वल कॉन्सेप्ट। तो ये 1 इस हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से, 1 यहाँ से एंड देन 1 यहाँ से, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे सब लोग अपने अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे, अपने को स्टेबल कर लेंगे ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करके। कार्बन का ऑक्टेट पूरा एंड हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बॉन्डिंग देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हर जगह। यहाँ पे भी 1 पेयर, यहाँ पे भी 1 पेयर, यहाँ पे भी 1 पेयर, यहाँ पे भी 1 पेयर। और जब भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड जब ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग सिंगल लाइन से दिखाते हैं इस तरीके से। तो हम लोगों ने मेंशन किया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है नेम। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ नाम बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव, सॉरी यहाँ पे डैट होगा, that have a single electron in their outermost shell। outermost shell कहने का मतलब अपने बाहर वाले, यानी कि वैलेंस सेल में, जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स का नाम बताना है। तो यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल शो कर रही हूँ, इसमें आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली में पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का है, जो कि CBSE ने बोर्ड के अपने सिलेबस इसको रिड्यूस कर दिया है, बट फिर भी हम थोड़ा बेसिक इसका पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ऐसे 9 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डील करने में हम लोगों को दिक्कत होगा नहीं। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें दिख रहे हैं, वो सब के लास्ट में क्या आता है, वैलेंस सेल में क्या आता है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। लिथियम 3rd नंबर पर आता है। अगर इसका EC करते हैं KLM इस तरीके, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 1। तो ये वैलेंस सेल इसका हो गया, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम एक हो गया पहला एलिमेंट।
दूसरे एलिमेंट का बात करते हैं तो इसी के नीचे हमें सोडियम दिख रहा है, 11 नंबर पे आता है। इसका इसी करेंगे तो 281 दिख रहा है, इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिर से। थर्ड एक और हम लोग ले सकते हैं पोटाशियम, जो कि 19 नंबर पे आता है। इसका इसी करते हैं तो 2881, यहाँ पे भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स में ऐसे भी लास्ट में आपके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही तीन हम लोग लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इस बार हम लोगों को 3 एलिमेंट बताना है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फिर से पिक्चर देखिए, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स के सबसे बाहर में जो वैलेंस सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट जैसे कि है बेरिलियम, तो हम लोग बेरिलियम का देख सकते हैं 4 नंबर पे आता है। तो इसका इसी करेंगे Kl, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सेकेंड अगर हम इसी के बाद लेते हैं, फर्स्ट हो गया बेरिलियम, सेकेंड इसके बाद मैग्नीशियम है, 12 नंबर पे आता है। इसका इसी करेंगे तो 282। नेक्स्ट थर्ड इसके जस्ट नीचे कैल्शियम है जो 20 नंबर पे आता है। इसका इसी करेंगे तो 2882। तो सबके बाहर में हम लोगों को दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसमें ग्रुप 2 के आप किसी भी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। इसमें भी ये सारे एलिमेंट्स के लास्ट में यानी कि वैलेंस सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 एलिमेंट का नाम बताना है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट ऑलरेडी पूरा किया हुआ है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा ग्रुप 18 के एलिमेंट, जिसको हम लोग नोबल गैस या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इसको नोबल या इनर्ट गैस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके पास वैलेंस सेल में कोई खाली इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑलरेडी इसका डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा है। तो ना ही तो ये शेयरिंग करेगा, ना ही ये लूज करेगा, ना ही ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स वाई ये जल्दी से बॉन्डिंग में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सबसे पहला अगर नोबल गैस का बात करते हैं तो हीलियम है। हीलियम 2 नंबर पे आता है। अगर इसका इसी करेंगे तो K में 2, L में 2, तो इसका वैलेंस सेल पूरा है। सॉरी इसका इसी अगर हम लोग करते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, तो K इसका वैलेंस सेल हो गया। और K इसका ऑलरेडी, K का हम लोगों को पता है डुप्लेट रूल होता है, तो K ऑलरेडी क्या है, फुलफिल है। तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, फुलफिल है ये। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद नियॉन का देखते हैं, नियॉन है 10 नंबर पे, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 इलेक्ट्रॉन। तो L का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो इसीलिए ये क्या है, ये भी फुल है, मतलब स्टेबल है, यानी कि फिल है अपना। और नेक्स्ट है आर्गन जो कि 18 नंबर पे आता है, तो इसका हो जाएगा 288। तो ये भी क्या है, अपना ऑक्टेट पूरा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी नोबल गैस हैं उनका ऑलरेडी क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, यानी कि उनके वैलेंस सेल ऑलरेडी फिल्ड होते हैं। इन्हें ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की या शेयरिंग करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर किया। ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। कुछ स्कूल अपने टर्मिनल एग्जाम में इसको ऐड कर रहे हैं। कभी कभी केस बेस्ड स्टडी में या केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम लोग थोड़ा, ये बहुत कम चांसेस है, बट आप लोग इसको प्रैक्टिस कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आउट ऑफ द 3 मेटल्स X, Y एंड Z, X reacts with cold water, Y with hot water and Z with steam only. Identify X, Y and Z and also arrange them in order of increasing reactivity. तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि ये क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ साइड में रिएक्टिविटी सीरीज लगा दिया है। मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि ऊपर के जो टॉप मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, बीच वाले आपके मॉडरेट होते हैं, एंड सबसे नीचे जो है वो लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास 3 मेटल है, X है, Y है, Z है। अगर X का रिएक्शन हम देखें तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, Y हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, एंड Z ओनली सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करता है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 मेटल है हमारे पास, जिसमें से X रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, Y रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर एंड Z रिएक्ट्स विथ स्टीम ओनली। देन हम लोग को पहचानना है कि X, Y, Z कौन हो सकता है और इसको इसके इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में अरेंज भी करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि X, Y, Z क्या है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है क्या है, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड
एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में पढ़ चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम लोग पहचानेंगे एक्स वाई जेड। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ मेटल्स जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स होते हैं, मतलब जो ऊपर में मेटल है यहाँ पे, जैसे सोडियम, पोटाशियम, ये सब जो मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ ईजिली क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, और ये रिएक्शन जो होता है बहुत वायलेंटली होता है। तो हम लोग इसका देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोडियम, अगर सिंपली सोडियम का रिएक्शन हम लोग देखेंगे, सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं, सोडियम सॉलिड स्टेट में होगा, वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। ये डायरेक्ट रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम मेटल ऑक्साइड बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप लोगों को आयोनिक कंपाउंड बनाने नहीं आता है, जैसे मैंने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैसे बनाया, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ये क्रिस क्रॉस मेथड से बनता है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इसको। और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो सोडियम यहाँ पे 2, यहाँ पे भी मैंने 2 कर दिया, सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, और हाइड्रोजन आपका गैस में लिबरेट होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं तो एक्स हम लोगों को पता चल गया यहाँ पे। पहले हम लोग एक्स पता कर लेते हैं। तो एक्स हम लोगों का है सोडियम या फिर पोटाशियम हो सकता है, ये एक्स हो गया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं वाई के लिए। वाई में ऐसे मेटल्स बताना है हमें जो सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बीच के मेटल होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। तो जैसे कि मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये हॉट वाटर से करता है, तो यहाँ पे हम लोग हीट लिख सकते हैं, या फिर यहाँ इसके नीचे ही लिख सकते हैं हॉट वाटर, जैसा भी मेंशन करना, दोनों में से कोई एक मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg(OH2), और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। चाहे तो हम इसको बैलेंस चेक कर सकते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लगा लिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाई मैग्नीशियम होगा या फिर कैल्शियम भी हो सकता है। तो कोई एक ही बताना है हमें, दिस वन। एंड एग्जाम्पल नंबर 3, तो हमें तीसरा पता करना है कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। तो हमने पढ़ा था कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, जिंक है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये जो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है और वही बनाएगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एल्युमिनियम का, जैसे स्टीम से रिएक्ट करता है और बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, बनाएगा Al2O3 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। क्वेश्चन बैलेंस कर लेते हैं, 2 एल्युमिनियम, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लगाया, तो यहाँ पे भी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 3, यस, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। 2 एल्युमिनियम, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से जेड हम लोगों को पता चल गया कि एल्युमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। तो ये हो गया। दूसरा पार्ट हमारा इस क्वेश्चन में ये था कि हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े, मतलब लीस्ट रिएक्टिव से हम लोग जाएंगे टॉप रिएक्टिव में। तो जेड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, देन वाई, देन एक्स। तो नेक्स्ट पार्ट वाला आंसर ये हो गया। तो नेक्स्ट ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन है 2 ores X and Y were taken on heating ore X gives CO2 whereas ore Y gives SO2. What step will you take to convert them into respective metals? तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे पास 2 ores है X और Y। X को गर्म करने पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और Y को गर्म करने पे आपको क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। आप क्या स्टेप अपनाइएगा ताकि आप इसे प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सके। तो ये एक्सट्रैक्शन वाले पोर्शन का क्वेश्चन है और हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जब एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने ये बात पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो डैट मीन्स वो अपने कार्बोनेट फॉर्म में होता है, और कोई मेटल जब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो वो अपने सल्फाइड फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे पहले एक्स का देखते हैं। अगर एक्स का बात किया जाए तो एक्स को क्या बोला जा रहा है कि एक्स जब गर्म हो रहा है मतलब हीट हो रहा है तो हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है।
दैट मीन्स मैं यहाँ पे जो x है मतलब मेटल है वो अपनी किस फॉर्म में होगा, कार्बोनेट फॉर्म में होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं XCO3, क्योंकि हमें पता है x क्या है, मेटल है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट है। तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया। अब हम लोगों ने एक स्टेप पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल अपने कार्बोनेट फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले उसे हम लोग मतलब चेंज करते हैं उसके ऑक्साइड के फॉर्म में। और ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास दो स्टेप होता है, एक तो कैल्किनेशन का और एक होता है हमारे पास रोस्टिंग का। तो कैल्किनेशन हम लोग किसका करते हैं, कार्बोनेट फॉर्म में जो होता है, और रोस्टिंग किसका करते हैं, जो सल्फाइड फॉर्म में होता है। तो ये मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो अब हम इसे हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, यही है कैल्किनेशन। कैल्किनेशन कार्बोनेट का होता है, और कैल्किनेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो कैल्किनेशन में हम लोग मेटल को इन एब्सेंस ऑफ एयर में यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो ये जो मेटल कार्बोनेट होगा वो किस में बदल जाएगा, मेटल ऑक्साइड में, और साथ में रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सॉलिड स्टेट में होगा और ये गैसियस स्टेट में होगा। तो अब हम लोगों को अभी भी प्योर मेटल नहीं मिला है, तो ये कौन सा स्टेप हम लोग किए, हम लोग इसमें यहाँ पे कैल्किनेशन स्टेप किए। तो फर्स्ट स्टेप हमने से स्टेप ही पूछा गया था, तो हम लोग एक्स मेटल के लिए पहला स्टेप अपनाएंगे कैल्किनेशन। और हम लोग यहाँ पे हम लोग को प्योर मेटल नहीं मिला है, ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है मेटल एंड नॉन मेटल के एक्सट्रैक्शन पोर्शन में कि मेटालिक ऑक्साइड से हम उसे रिड्यूस करते हैं प्योर मेटल में, जिसके लिए हम लोग रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। और रिडक्शन प्रोसेस हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहला उसमें पढ़े थे कि हम लोग कार्बन यानी कि कोक का यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए। तो उस प्रोसेस को जिसमें हम लोग कोक के थ्रू रिडक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। तो दूसरा प्रोसेस हम लोग इसमें अपनाएंगे स्मेल्टिंग का। तो स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेटालिक ऑक्साइड है XO, इसको लेंगे और इसे हम कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे, मतलब कोक के साथ। तो इस तरीके से हम इसको नहीं लिखेंगे, ये लिया और इसके साथ हम लोग कोक। तो कोक का फार्मूला क्या होगा, कार्बन यानी कि C, उसका सिंबल क्या होगा, C होगा। तो हम लोग XO को, मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमें मिलेगा, और ये कार्बन सॉलिड स्टेट में होगा, और हम इसे कार्बन के साथ यानी कि कोक के साथ गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाएगा, और साथ में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO। तो इस तरीके से हमें ये प्योर मेटल, ये जो मेटल है एक्स मेटल, वो हमें मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ये स्टेप अपनाया किसके लिए, एक्स के लिए। तो एक्स मेटल में हमारा दो स्टेप इन्वॉल्व हुआ था, कैल्किनेशन एंड स्मेल्टिंग। दूसरा मेटल यहाँ पे था वाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाई को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये हम क्या रिलीज़ करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। तो इसका मतलब ये कैसे फॉर्म में होगा, तो अपने सल्फाइड फॉर्म में होगा। तो मेटल क्या है, वाई, और सल्फाइड के लिए एस, तो मेटल सल्फाइड ये हो गया। अब इसके लिए हमें पता है, इसे जब हम लोग मेटालिक सल्फाइड जब हमें इसे मेटल के फॉर्म में लाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सल्फाइड और वाला हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या आ जाएगा, रोस्टिंग। और रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, मेटल सल्फाइड को हम लोग गर्म करते हैं, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन लिखेंगे, एक्सेस ऑक्सीजन। तो डैट मीन्स इसके लिए स्टेप बनेगा, रिएक्शन मेटालिक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसे गर्म कर रहे हैं, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्साइड, तो YO, एंड साथ में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ये सॉलिड स्टेट में और ये गैस है तो गैसियस स्टेट में बनेगा। क्लियर हो रहा है ये बात हम लोगों को, ये बात एकदम ऑब्वियस सी है। इसी को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। जब भी मेटल सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। अब हम लोगों को ये यहाँ पर भी प्योर मेटल तो मिला नहीं है, मेटालिक ऑक्साइड मिला है। तो इस मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग फिर से रिड्यूस करेंगे, किसकी मदद से, तो कोक की मदद से, यानी कि फिर से दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, स्मेल्टिंग। तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड था उसे हम कोक के साथ यानी कि कार्बन के साथ फिर से गर्म करेंगे। तो वही ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पर मेटल अलग हो जाएगा वाई, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा, ये हमें सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से वाई मेटल हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में हमें मिला था दो और था, एक्स और वाई, उसे हमें रिड्यूस करना था उसके मेटालिक फॉर्म में। तो एक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने कैल्किनेशन और स्मेल्टिंग किया, और वाई को रिड्यूस करने के लिए रोस्टिंग और स्मेल्टिंग किया, क्योंकि एक कार्बोनेट फॉर्म में था और एक सल्फाइड फॉर्म में था। कार्बोनेट फॉर्म के लिए कैल्किनेशन और सल्फाइड फॉर्म के लिए रोस्टिंग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद हम लोग ऐसा बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, सॉल्व वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे हम लोग ऐसा कोई भी वीडियो लाएँ तो आपको जल्दी से वो वीडियो मिल जाए।